कहानी के शुरुआत में एक एंशियंट टोम का सीन दिखाया जाता है, जिस टोम के अंदर एक कॉफिन था। उसी कॉफिन के ऊपर डिंग करके सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारा लास्ट स्टूडेंट जो था वो भी मार्शल सेंथ रेलम में जा चुका है। दूसरा नोटिफिकेशन आती है, दी यू एक्सक्लूसिव सिस्टम एक्टिवेट हो चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो उस कॉफिन के अंदर लेटा हुआ था, उसके आंख को ओपन करता है और कहता है, बहुत क्या रिलीफ है, बहुत दिनों के बाद हिला पाने से अच्छा लग रहा है। आई मीन यार, मुट मुट मतलब उसके हाथ हिलाने का बात कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, साला माँ के भोंसला सिस्टम मुझे पता था, तू भाई मुझे ऐसा गंदा फंसाएगा, इसीलिए मैं तेरा बात सुनता ही नहीं हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताना चालू करता है, असल में मैं भाई एक अर्थ का रहने वाला था, जिसका एक दिन अर्थ में मौत हो गया। मौत होने के बाद मैं इस दुनिया में अंदर आ गया। इस दुनिया के अंदर कल्टीवेशन बिलोंग करता है और लकी ने मुझे एक सिस्टम मिला, यू एक्सक्लूसिव सिस्टम। सिस्टम मुझे पहला जो मिशन दिया था वो था डिसाइबल बनाने का। मैं जितना डिसाइबल बनाऊंगा मेरा किस्मत उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। मैं भी भोला आदमी सिस्टम की बात सुन के डिसाइबल बनाना चालू किया। भाई वो सारे के सारे फीमेल डिसाइबल थे। मैंने मेरे पूरे जिंदगी में टोटल 108 डिसाइबल बनाया, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा उम्र हो चुका था। तभी एक दिन सिस्टम ने मुझे दूसरा एक मिशन दिया, मुझे यहीं पर मर जाना चाहिए। मेरे मौत के बाद मेरे सारे के सारे डिसाइबल जब सेंथ रेलम को पार करेगा, उसके बाद जाके सिस्टम मुझे फिर से जिंदा कर देगा और मुझे एक अल्टीमेट यंग बॉडी भी देगा। इसी लालच के चलते मैंने एक टोम बनाया और उस टोम के अंदर मैं अपने आप को ही दफना लिया। लेकिन इस सिस्टम माँ के भोंसला मिशन के नाम पे मुझे पूरा का पूरा 300 ईयर बाद फिर से जिंदा कर रहा है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, जबकि अब के सारे डिसाइबल सेंथ रेलम को पार कर चुका है, तो अभी हम आपको रिवॉर्ड देंगे। 3 मिनट के बाद आपकी किस्मत चेंज हो जाएगा। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, जो भी हो 300 साल वेट करने का एक अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। तभी वो नोटिस करता है, क्या मैं अभी तक इस कॉफिन के अंदर हूँ? ऐसे सिस्टम क्या तुम मुझे बता सकते हो, मेरा कौन सा वो भोला डिसाइपल है जो सेंथ रेलम को पार करने में इतना ज्यादा वक्त लगा दिया है? मैं बहुत ही प्यार से पूछ रहा हूँ, प्लीज सिस्टम मुझे बता दो। लेकिन वो मन भी मन सोच रहा था, अगर मुझे उस डिसाइपल के बारे में पता चल जाता है तो मैं उसके पैन उतार के पिछवाड़े में इतना कोड़े बचाऊंगा कि कोई सोची ना होगी। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, नहीं हम आपको बता नहीं सकते। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है, भाई सिस्टम मेरे साथ ऐसा हर वक्त करता है, अगर कोई भी डिसाइपल कोई भी उल्टा सीधा हरकत करता है तो ये सिस्टम उससे जरूर कैसे भी करके बचा लेता ही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, ऐसा सिस्टम क्या तुम मुझे बता सकते हो, यहाँ से कितना साल पहले मेरे सबसे पहला डिसाइपल ने सेंथ रेलम को पार किया था? सिस्टम कहता है, वो है 2030 ईयर पहले। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये सुन के तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस आखिरी डिसाइपल के ऊपर जो सेंथ रेलम को सबसे ज्यादा आखिर में पार किया है। शिनशिप के उस टोम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुआ था। एक डिसाइपल उसके मास्टर से कहता है, मास्टर चलो हम लोग इस टोम के अंदर घुसते। उसका मास्टर कहता है, हाँ डिसाइपल चलो हम लोग आगे बढ़ते। इसी के साथ वो सब लोग उस टोम के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर जाने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान था। एक स्टूडेंट कहता है, मास्टर देखो यहाँ पर चारों तरफ तो कीमशन ऊँट है, इस ऊँट का कीमत बाजार में बहुत ही ज्यादा है। दूसरे तरफ कुछ डिसाइपल हमारे मेन कैरेक्टर के उस कॉफिन के पास पहुंच चुका था। उस कॉफिन को देख के कहता है, ये कॉफिन इतना ज्यादा चमक क्यों रहा है, क्या इस कॉफिन के अंदर कोई बड़ा ट्रेजर हो सकता है? तभी उनके पीछे से उनका मास्टर आ जाता है। वो कहता है, फक अप डिसाइपल, साइड हटो, मुझे देखने दो, इस कॉफिन के अंदर ऐसा क्या है? इतना कह के मास्टर उसके पावर को यूज करके उस कॉफिन को खोल देता है, जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर का बॉडी था। हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी देख के डिसाइपल हैरानी के साथ कहता है, कैसे इस कॉफिन के अंदर किसी का भी बॉडी हो सकता है और कैसे एक डेड बॉडी इतना सालों तक सही सलामत रह सकता है? तभी वो ओल्ड मैन जो उन लोगों का मास्टर था वो आगे आता है और कहता है, अगर ये डेड बॉडी अभी तक सही सलामत है तो जरूर इस डेड बॉडी के अंदर कोई ना कोई अच्छा ट्रेजर होगा, मुझे मौका दो उस ट्रेजर को बाहर निकालने के लिए। इतना कह के वो जब हाथ बढ़ाता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी आंख को खोल देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को जागते देख के सारे के सारे डिसाइबल डर जाता है और कहता है, मम्मी रे ये तो भूत है, इससे भागो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके कॉफिन के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है, कॉफिन के अंदर से बाहर निकल के इंसानों के साथ मुलाकात होगा, ये बात मैंने सोचा ही नहीं था। तभी कुछ डिसाइपल गुस्सा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, ओए तू कौन है और तू इस कॉफिन के अंदर क्या कर रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जबकि तुम लोग इस टोम में आए हो
हो तो तुम्हें ये बात पता ही होगा, ये टोम किसका है? मैं वही हूँ। ये सुन के डिसाइपल कह रहा है, इसका मतलब तू माँ का भोंसला कहना चाह रहा है तू वही सुप्रीम डेविल एम्परर है? लेकिन ऐसा पॉसिबल भी कैसे? हमें जहां तक पता है ऐसे 300 साल पहले सुप्रीम डेविल एम्परर ओल्ड एज के कारण से मारा गया था। लेकिन बास्टर्ड तू तो बहुत ही ज्यादा यंग है। तभी उनका मास्टर भी कहता है, हाँ डिसाइपल्स तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बच्चा बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, इसके अंदर से मुझे बस की कंडीशनिंग रेलम का पावर फील हो रहा है। तभी एक डिसाइपल हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तेरे जैसा छोटा मोटा कुत्ता यहाँ पर भौंकने का कोशिश कर रहा है, मैं ये चीज कैसे होते देख सकता हूँ। इतना कह के वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ जाता है और सोचता है, यहाँ पर मैं इस बच्चे को मार के मास्टर जियान को खुश कर दूंगा। अगर मैं मास्टर जियान को खुश कर पाता हूँ तो मैं एक इनर डिसाइपल बन सकता हूँ। असल में उस योलोहियार मास्टर का नाम मास्टर जियान है और वो उसके तलवार से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, बच्चे अभी यहाँ पर मर जा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ तो करता है जो देख के सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होता है। असल में हमारा मेन कैरेक्टर उसके बस 2 ही उंगली से उस बंदे के स्वॉर्ड को पकड़ लिया था। वो बंदा डरते हुए सोचता है, ऐसा पॉसिबल कैसे? मैं की कंडीशनिंग के बिल्कुल अपर रिलम में हूँ, लेकिन ये बंदा लोअर रिलम में, लेकिन लोअर रिलम में होने के बावजूद भी ये बंदा कैसे मेरे तलवार को पकड़ सकता है? ये सोचते सोचते उस बंदे का टंग थर करके कांप रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, होए तू हिल क्यों नहीं रहा है और कुछ भी क्यों नहीं कह रहा है? क्या तेरा फटके गोटियां मुंह में आ चुकी है? इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बस उसके 2 ही उंगली से उस तलवार को तोड़ देता है और उस बंदे को बस उसके एक ही हाथ से हवा में उठा के कहता है, बच्चे तेरी इस मौत के लिए तू अगर किसी को भी ब्लेम कर सकता है तो वो तेरे लोअर कल्टीवेशन रेलम को और तेरी इस फूटी किस्मत को। हमारे मेन कैरेक्टर जिस बंदे को हाथ में पकड़ा हुआ था वो डरते हुए कहता है, कोई तो आके मुझे बचाओ, नहीं तो ये बंदा मुझे गला दबा के मार देगा। उसका इस मदद के पुकार सुन के और एक डिसाइपल एक भाला लेके हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और कहता है, वो दोस्ती एक दोस्त दूसरे दोस्त को बचाने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतना कह के हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ में जिस बंदे को पकड़ा हुआ था उस बंदे को हवा में ब्लास्ट कर देता है और जो बंदा उसके दोस्त को बचाने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक किया था उस बंदे के मुंह पे थोड़ा सा खून का छींटा गिरता है। ये देख के वो डर जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? हमारे सामने ये जो लड़का खड़ा है, क्या ऐसा हो सकता है सचमुच की ये लड़का इविल एम्परर किंग है? वो बंदा ये बात सोच रहा था, तब तक हमारा मेन कैरेक्टर उसके बिल्कुल पीछे आ चुका था और कहता, ओए बच्चे क्या तुझे डर नहीं लगता? फाइट के बीच तू क्या सोच रहा है? इतना कह के हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के धड़ से उसके सिर को अलग कर देता है और बॉडी से ओवर ग्लोडिंग ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, नेक्स्ट कौन है? सारे के सारे डिसाइपल हमारे मेन कैरेक्टर के ऐसा पावर देख के डर चुका था। सब लोग अपने अंदर बात कर रहा था, हमारे सामने जो पर्सन है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, या से हमें मौका मिलने पे भागना पड़ेगा। तभी एक डिसाइपल कहता है, मास्टर जियान इसके आगे हम क्या करें? लेकिन तब तक मास्टर जियान ऑलरेडी वहां से मौका पाके भाग चुका था। मास्टर जियान भागते हुए सोचता है, जब तक वो बंदा मेरे डिसाइपल को मार रहा है इसी मौके का फायदा उठा के मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठंडर, और उस टोम के चारों तरफ बिजली फैलने लगती है, जिस बिजली से झटका खा के एल्डर जियान वहीं पर ही ढेर हो जाता है। हम देख पाते उस पूरे के पूरे टोम के अंदर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बन चुकी थी। एल्डर जियान मिट्टी में गिर के सोच रहा था, एक फॉर्मेशन, लेकिन ये फॉर्मेशन पहले तो नहीं था। क्या इस लड़के ने इस फॉर्मेशन को बनाया है? अगर कोई पर्सन सेंथ रिलम में तब जाके वो इतना एक पावरफुल फॉर्मेशन को बना सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आ जाता है और कहता है, ओए बुड्ढे क्या तू यहाँ से भागने का कोशिश कर रहा था? तुम्हें बता दूं मेरे परमिशन के अलावा यहाँ से एक मक्खी भी पार नहीं मार सकता है, आई मीन परिंदा भी पार नहीं मार सकता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने जो दोनों डिसाइपल जिंदा था वो घुटने टेक देता है और कहता है, मास्टर प्लीज हमें ऐसे जाने दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, डाई, और वो दोनों दो डिसाइपल ही हवा में बिल्कुल धूल बन के गायब हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के ऐसा पावर देख के सियान सोचता है, ये आदमी कोई भी इंसान नहीं, एक गोस्ट है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने टेक के कहता है, मास्टर प्लीज मुझे मत मारो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपका गुलाम भी बन सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचता है और कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो जिन लोगों ने इस टोम को बनाया था वो लोग कहाँ पर है? ओल्ड मैन हैरानी के साथ कहता है, मुझे नहीं पता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो तुम्हें जिंदा रख के क्या फायदा, तुम्हें मार देता हूँ। तभी ओल्ड मैन
ओल्डमैन डरते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे नहीं पता तो क्या हुआ। सिटी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम है अनबू ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अनबू ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुन के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो मेरा सबसे छोटा डिसाइपल का ऑर्गेनाइजेशन है। क्या वो छोटी सी बच्ची इस कुछ सालों के अंदर उस छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को इतना ज्यादा बड़ा कर लिया है? तभी सामने से ओल्ड मैन कहता है, मास्टर मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है, प्लीज अभी मुझे छोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, मैं जब कुछ सोच रहा था तब मुझे परेशान करने का साहस तू कैसे कर सकता है? इतना कह के ओल्ड मैन को हवा में ही गायब कर देता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, न्यू एक मिशन फाइंड हुआ है। आप बाहर जाके आपके सारे के सारे डिसाइपल से मिलो। हर एक डिसाइपल से मिलने के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इस नोटिफिकेशन को देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, फाइनली बहुत सारा रिवॉर्ड पाने का वक्त हो चुका है। चलो बाहर जाके देखते मेरे सारे छोटे छोटे डिसाइपल अभी क्या कर रहा है। इतना कह के उस टोम से बाहर निकल जाता है और रात में एक बड़ी सी मेंशन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से साउंड आती है, जल्द से जल्द ढूंढ के निकालो किसने मेरे मास्टर के टोम को लूटने का कोशिश किया है। जल्द से जल्द उन्हें ढूंढो। हम देख पाते ये बात एक लड़की कह रही थी, जिसका नाम हेस्टा है और वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट का 36 एरा मास्टर है। वो फिर से कहती है, जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढ के निकालो, मैं उन सबका गोटिया अपने हाथ से लाल करने वाली हूँ। उसके सामने जितना भी सोल्जर था वो कहते, यस मैम, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ के निकालेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। वो लड़की भी कहती है, हाँ जाओ और उसे ढूंढ के निकालो, मुझे उन लोगों को सजा देना है। फिर वो लड़की सोचती है, मास्टर अब चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी उस फॉर्मेशन को बना लूंगी, इसकी मदद से मैं फिर से आपको जिंदा कर सकती हूँ। और दोस्तों ये लड़की असल में हमारे मेन कैरेक्टर का और एक डिसाइपल है। फिर शिनशिप्टो के एक बाजार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ से साउंड आ रही थी, ओए तू मेरा ले ले, ओए नो तू मेरा ले ले। ऐसे ही बाजार के अंदर लेने देने का बिजनेस चल रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर इस बाजार को देख के सोचता है, ये सिटी मैंने जैसा देखा था उससे बहुत ही ज्यादा डेवलप कर चुका है, मैंने जितना सोचा था उससे तो ज्यादा ही। तभी उसके पेट के अंदर से गुरगुर का साउंड आती है। असल में उसे बहुत ज्यादा भूख लगा था। हमारा मेन कैरेक्टर बैठ जाता है और कहता है, 300 सालों से कुछ भी नहीं खाया है, इतना ज्यादा भूख लगी है कि चला भी नहीं जा रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हमारा मेन कैरेक्टर सिटी के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पर वो एक आदमी को पैसा दिखाते हुए कहता है, हे ब्रदर, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस सिटी के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा खाना कहाँ पर मिलती है? वो बंदा कहता है, हाँ मैं बता सकता हूँ, लेकिन सर क्या आपको नहीं पता इस सिटी का सबसे ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट वो तो केएफसी है। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भी उस तरफ देखता है और सोचता है, हाँ ये तो सच में केएफसी है। केएफसी ये तो अर्थ का एक स्टॉल है। इस बारे में मैं बस मेरे कुछ डिसाइपल को ही बताया था और मेरे डिसाइपल के अंदर से सबसे ज्यादा अच्छा खाना बनाना मेरे 36 डिसाइपल को आती थी। इसका मतलब ये रेस्टोरेंट उसका ही है। तभी वो लड़का फिर से कहता है, मैंने सुना है इस रेस्टोरेंट के अंदर इतना ज्यादा टेस्टी खाना मिलती है, इतना ज्यादा टेस्टी खाना मिलती है कि कोई सोची ना होगी। बाय द वे सर, ये सब बात छोड़ो, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे इस शॉप से कुछ वेपन को खरीद सकते हो। ये सारे के सारे वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक तो गदा था, लेकिन दूसरा कुछ अजीब चीज था जिसे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि बच्चे भी मेरे वीडियो को देखा करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा था, उस लड़के को इग्नोर करके उसके शॉप से बाहर निकल जाता है। तभी पीछे से वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाने लगता है और कहता है, सर अगर आप दोनों के दोनों वेपन ही लेते हो तो मैं कुछ डिस्काउंट लगा दूंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे फुल इग्नोर मार के उसके जो शॉप से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हमारा मेन कैरेक्टर केएफसी के अंदर पहुंच चुका था। वो केएफसी के मेनू कार्ड देखते हुए सोचता है, इस मेनू कार्ड के ऊपर जितना भी खाना का नाम लिखा हुआ है वो सारे के सारे खाना बस अर्थ में मिलता है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल 100% सच है, ये रेस्टोरेंट मेरा एक डिसाइपल का ही है। तभी हम देख पाते हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे वाला टेबल में एक लड़का बैठा हुआ था, जिसके पास एक वेटर जाता है और पूछता है, सर आपको कौन सा डिश ऑर्डर देना है? हम उस लड़के को देख पाते जिसे देख के लग रहा था एक अमीर जाता है, जो दोनों खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हुआ था। वो कहता है, आज से मैं इस रेस्टोरेंट का सबसे ज्यादा महंगा खाना रामेन को ऑर्डर देने वाला हूँ। ये इस रेस्टोरेंट का सबसे ज्यादा महंगा और इस दुनिया का सबसे ज्यादा टेस्टी खाना है। आज से मेरे साथ जो दो ब्यूटी आया है, इन दोनों ब्यूटी को मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा टेस्टी खाना टेस्ट करवाने वाला हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे भी एक बोल रामेन ऑर्डर देना है। तभी पीछे से एक आदमी कहता है, हमारे रेस्टोरेंट का एक रूल है, खाना ऑर्डर देने से पहले पैसा पे करना पड़ता है। तो सुनने के बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर कुछ स्पिरिचुअल स्टोन को टेबल में थ्रो करता है और कहता है, मुझे लगता है ये प्राइस उस एक बोल रामेन से ज्यादा है और जितना भी बच जाएगा वो वेटर तुम्हारा टिप है। इतना सारा स्पिरिचुअल स्टोन को देख के उस वेटर के आंखों में चकाचक लग जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर के ऐसा अमीरी देख के पब्लिक भी बात कर रहा था,
क्या ये लड़का जानबूझ के हमारे सिटी के यंग मास्टर के साथ पंगा लेने का कोशिश कर रहा है? अगर ये लड़का ऐसा करने का कोशिश कर रहा है तो यंग मास्टर उससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों, यंग मास्टर इस येलो हेयर लड़के को सब लोग कह रहा है, वो येलो हेयर लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को देख के गुस्सा था। तभी वेटर वहां पर रामिन लेके आ जाता है। रामिन देख के वो येलो हेयर लड़का थोड़ा सा शांत होता है और कहता है, लेडीज, क्या तुम लोगों को पता है ये रामिन बस खाने में ही अच्छा नहीं है। इस रामिन को खाने के बाद किसी के कल्टीवेशन में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। ये सुन के वो दोनों लड़की कहती है, हाँ हमें पता है। तभी वो लड़का पूछता है, क्या लेडीज, क्या तुम्हें ये खाना खाना है? इस पे लेडीज भी हाँ भरती है। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर के टेबल में भी उसका रामिन आ चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर एक चम्मच उस रामिन का उठाता है और सूंघ के कहता है, इस रामिन के अंदर से वो वाला सेंट नहीं आ रही है, जो भी हो इसे खा के देखते है। वो उस रामिन को खाता है और जोर से उसके हाथ को टेबल में पटकता है और खड़ा होके कहता है, किसने इतना ज्यादा घटिया रामिन बनाया है? क्या ये रामिन किसी शुआर के खाने के लिए बनाया गया है? इसे ठीक से बनाओ, इसे इंसान खाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा गुस्सा करते देख के पीछे से वो येलो हेयर लड़का कहता है, ये रामिन तो इतना ज्यादा अच्छा और डिलीशियस बनाए, किसी को भी कैसे ये रामिन अच्छा नहीं लग सकता है। वो एक कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, होए बच्चे, तू क्या कहना चाह रहा है? ये किमची बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाए, लेकिन मेरे नजर में ये रामिन बस शुआर के खाने के लायक है। ये सुन के वो येलो हेयर लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है, ओए, क्या तू मुझे इनडायरेक्टली एक सुअर कहना चाह रहा है? तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास वो वेटर आता है और कहता है, सर आपका क्या दिक्कत है? प्लीज अब हमसे बताओ, यहाँ पर ज्यादा हल्ला मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जल्द से जल्द तुम्हारे इस रेस्टोरेंट के शेफ को यहाँ पर बुलाओ। तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का शेफ भी आ जाता है और सारे के सारे कस्टमर से कहता है, कस्टमर प्लीज हम लोगों को माफ कर देना, यहाँ पर जो भी दिक्कत हुआ है उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफी मांगता हूँ। फिर वो शेफ हमारे मेन कैरेक्टर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, कस्टमर क्या कोई भी दिक्कत हुआ है? और इस शेफ के बारे में हमें बताया जाता है, ये शेफ लेट सेंटिंग रेलम में है। उस शेफ को देख के वो येलो हेयर लड़का कहता है, इस रेस्टोरेंट का शेफ लेट सेंटिंग रेलम में है, लेकिन वो माँ का भोसरा वो लड़का बस क्यूआई कंडीशनिंग के फास्ट स्टेज में है। वो लड़का ये माँ का भोसड़ा जरूर इस रेस्टोरेंट के शेफ के हाथ से आसिया पर गंदा पीटेगा। और रेस्टोरेंट के अंदर जो शोरगोल हो रहा था, उस शोरगोल को देख के वहां पर बहुत सारा पब्लिक भी इकट्ठा हो चुका था। सारे के सारे पब्लिक बात कर रहा था, ये लड़का यहाँ पर गंदा पीटेगा। इस रेस्टोरेंट का जो शेफ है वो बहुत ही ज्यादा घटिया और बहुत ही गुस्सेल किस्म का आदमी है। तभी वो शेफ भी डरावने अंदाज में हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, ओए माँ का भोसड़ा, मुझे बता तेरा क्या दिक्कत है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताना चालू करता है, रामेन बनाने के लिए जितना भी वेजिटेबल का जरूरत पड़ता है, उन सारे के सारे वेजिटेबल को लगभग 1 महीने पहले से धूप में सुखाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो रामेन का टेस्ट पूरा का पूरा बेकार हो जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का भी जरूरत पड़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जैसे एक एक करके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का नाम बताते जाता है, उस शेफ का हालत खराब हो जाता है। वो शेफ सोचता है, इस छोटे से लड़के को रामेन के बारे में बहुत पता है, मुझे तो डर लग रहा है इस लड़के को रामेन के बारे में जितना पता है उतना मेरे मास्टर को भी पता नहीं होगा। ये सारे के सारे बात सोचते हुए वो शेफ बिल्कुल खामोश था। शेफ को खामोश देख के वो येलो हेयर लड़का कहता है, अभी ये लड़का शेफ के सामने इतना ज्यादा फालतू फालतू बात करके शेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। अभी ये लड़का यहाँ पर गंदा पीटेगा। अगर इस लड़के को यहाँ पर पीटते हुए मैं देख लेता हूँ तो मेरे दिल में एक सुकून पहुंचेगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए वो शेफ हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटनों में आ जाता है और कहता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपको पहचानने में गलती कर दिया है। ये देख के उस येलो हेयर लड़के का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो फटक से जाके उस शेफ को कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है, अबे वो चूचा, उसे ठीक से देख, इस लड़के को देख, इस लप्पू से लड़के को तू मास्टर कह रहा है, इसे देख तो जरा। उस शेफ कहता है, मैं क्या करूं, इस लड़के को रामेन के बारे में मुझसे भी ज्यादा बताए, जरूर ये लड़का मेरे मास्टर का बहुत ज्यादा नजदीकी होगा। शेफ का ऐसा बात सुन के वो येलो हेयर लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी सामने से हमारा मेन कैरेक्टर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अबे यह तो तू है जिसे सुअर का खाना भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये सुन के वो येलो हेयर लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक फायर अटैक बना के हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ जाता है। हम देखते हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उस येलो हेयर लड़के को बिल्कुल फेस से पकड़ के उसे धम करके टेबल में मार देता है, जिससे उस येलो हेयर लड़के का काम लगभग खत्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, होए बच्चे, पहले तू कह रहा था तू मुझे मारेगा, लेकिन अभी तो तू मेरे सामने गिर गिरा रहा है, तू बिल्कुल नल्ला है। उस येलो हेयर लड़के को पीटते देख के बाकी पब्लिक बात कर रहा था, वो लड़का तो स्कारलेट सनसेट का यंग मास्टर है, उसे कौन पीट रहा है?
जो भी उस बंदे को पीट रहा है वो बहुत ही बड़ा ट्रैवल में आ चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस येलो हेयर लड़के से कहता है, होए अभी तू बकबक क्यों नहीं कर रहा है? पहले तो बहुत ज्यादा कुत्तों के जैसा भौंक रहा था। इससे वो येलो हेयर लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है, बास्टर्ड तू मुझे पीटने का कोशिश कर रहा है, क्या तू मरना चाहता है? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं स्कारलेट सनसेट का यंग मास्टर हूँ। मेरे सेठ आलो को अगर तेरी इस हरकत के बारे में पता चल जाए तो वो लोग तुझे जब तक नहीं मारता है तब तक शांत नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वो तो देखा जाएगा तेरे सेट के पास कितना बड़ा कद्दू है, अभी मैं तुझे थोड़ा सा पीट लेता हूँ। इतना कह के हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे को पकड़ के उस घर से बाहर फेंक देता है। वो बंदा उड़ते हुए बाहर जाता है। इससे वो येलो हेयर लड़का बेहोश हो जाता है। उस येलो हेयर लड़के को बेहोश देख के कुछ लोग भागते उसके पास आता है और कहता है, यंग मास्टर प्लीज मरना मत, अगर आप मर जाते हो तो हमारा भी घोड़े लग जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है और कहता है, जल्द से जल्द इस चूचा को यहाँ से उठाओ और लेके जाओ, नहीं तो मैं इसका भरता बना दूंगा। पीछे खड़ा वो शेफ हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसा हरकत देख के घबरा जाता है और सोचता है, मम्मी रे अब तो सीनियर का लग गया। सीनियर को पता नहीं सीनियर ने किसको ऑफेंड कर दिया है, ये तो स्कारलेट सनसेट का यंग मास्टर है। और वो कहता है, सीनियर अभी आपको हमारे सिटी छोड़ के जाना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर कहता है, मैं सिटी को क्यों छोड़ू, मैंने तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं किया है। ये सुन के वो शेफ और भी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है, सीनियर का कल्टीवेशन रेलम बहुत ही ज्यादा लो है, सीनियर का मौत यहाँ पर पक्की है। और वो फिर से कहता है, सीनियर जरूर आपको पता नहीं होगा, आज आपने जिसको ऑफेंड किया है वो स्कारलेट सनसेट का यंग मास्टर है। और स्कारलेट सनसेट के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सेंथ रेलम का एल्डर है। उसके साथ साथ कुछ तो ऐसे भी है जो बहुत सालों पहले सेंथ रेलम को पार कर चुका है। इसीलिए सीनियर आपको चिट्ठी छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका मौत पक्की है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओए फैटी तू चिंता मत कर, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ, मेरे साथ जो भी भिड़ने का कोशिश करेगा मैं उसका कद्दू काट के उसके मुंह में घुसा दूंगा, इसीलिए तुझे ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है, क्या कुछ खाने को देगा? इतना कह के हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद वो पूछता है, ओए फैटी तेरा मास्टर कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। वो शेफ कहता है, सीनियर मुझे नहीं पता मास्टर कहाँ पर है, मास्टर के साथ मेरा आखिरी मुलाकात यहाँ से 5 साल पहले हुआ था, उसके बाद से मास्टर के साथ मैं एक बार भी नहीं मिला हूँ। मास्टर अभी लगभग 100 सालों से हमारे पूरे के पूरे सिटी के अंदर इधर उधर घूम के नॉलेज इकट्ठा कर रहा है और भी ज्यादा पावरफुल होने का कोशिश कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे पता था ये सिस्टम मुझे जो भी मिशन देता है वो सारे के सारे मिशन इतना भी आसानी से कंप्लीट नहीं होता है, सिस्टम हर वक्त मुझे गंदा फंसाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, ओए फैटी क्या तुझे अनबू के बारे में मालूम है? मुझे एक आदमी से पता चला है अनबू इसी सिटी के अंदर है। ये सुन के वो शेफ हैरान होता है और कहता है, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, लेकिन नाम सुन के लग रहा है अनबू जरूर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो भूल जाओ, और अभी मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी इस रेस्टोरेंट में रुकने वाला हूँ, क्या कोई भी दिक्कत? वो शेफ भी कहता है, नो 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 कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर रहोगे ये तो मेरा किस्मत का बात है। इसी के साथ शिनशिफ्ट होके स्कारलेट सनसेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके सेट के यंग मास्टर को किसी ने पीट दिया है, इस बात को लेके हल्ला चल रहा था। और हमें उस सेट के पैट्रियास को दिखाया जाता है। वो कहता है, किसका इतना साहस हुआ हमारे इसी सिटी में रह के हमारे सेट के यंग मास्टर को पीटे, उसको मेरे सामने लेके आओ। उस बास्टर के ऊपर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि कोई सोची ना होगी। तभी उसके पीछे से एक एल्डर कहता है, पैट्रियास अभी ज्यादा इस बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, जिसने भी यंग मास्टर को पीटा है वो जरूर सिटी के अंदर होगा, हम उसको बाद में सजा देंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, हमें पता चल चुका है उस इविल एम्परर किंग के टोम कहाँ पर है। सबसे पहले हम उस टोम को हंट करेंगे। उस टोम को हंट करने के लिए मैं सेट के लगभग सारे के सारे एल्डर को एक जगह में कर लिया है। सबसे पहले हम उस टोम को हंट करेंगे, फिर जाके यंग मास्टर का बदला लेंगे। ये सुन के वो पैट्रियास गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करते हुए कहता है, ओके उस माँ के भोंसला को हम कुछ दिनों के लिए जीने देंगे। सबसे पहले उस टोम को हंट करेंगे, फिर जाके उसे मैं अपने हाथ से मारूंगा। और दोस्तों यहाँ पर असल में हमारे मेन कैरेक्टर के टोम का बात चल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होके हमारे मेन कैरेक्टर के टोम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के उसी कॉफिन के पास खड़ा था, जिसमें से एक को हम पहचानते, जिसके सिर में वो चोटी चोटी टाइप का बंधा हुआ है और जिसका ड्रेस का कलर वो जो क्या कहते हैं उसका नाम मैं भूल जाता, जो भी आप पहचानते हो। उस लड़की का नाम हेस्टी है, लेकिन ये जो ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है इसे हम नहीं पहचानते। वो गुस्से के साथ उस कॉफिन के ऊपर हाथ पटक
लगती है और कहती है मास्टर का डेड बॉडी यहाँ से गायब है। इतना ज्यादा गंदा काम कौन कर सकता है? और भाई इस ब्लैक ड्रेस पहना लड़की का नाम लाई है, जो हमारे मेन कैरेक्टर का बिस्वा डिसाइपल है। वो कहती है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, कोई भी ह्यूमन क्यों मास्टर के डेड बॉडी को चुराएगा? मास्टर का डेड बॉडी उनके लिए कचरा के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह में इस डेड बॉडी को होली लैंड के लॉर्ड चुराता है तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है। क्या ऐसा हो सकता है होली लैंड के किसी एक आदमी आके मास्टर के डेड बॉडी या से चुरा के लेके गया है? तभी उस जो दूसरा लड़की थी जिसका नाम हेस्टी है, उससे कुछ साउंड सुनाई पड़ती है। वो कहती है सिस्टर वेट करो, मुझे बाहर से कुछ साउंड आई है। मुझे सेंस हो रहा है जैसे कि बाहर से कोई तो टॉम के अंदर जबरदस्ती घुसने का कोशिश कर रहा है। ये सुन के वो ब्लैक हेयर लड़की कहती है सिस्टर कैसा हो सकता है? ये वही लोग हैं जो मास्टर के डेड बॉडी को चुराया है। छोड़ो, अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी मैं उनके जान को नहीं बख्शूंगा, क्योंकि वो लोग जबरदस्ती मेरे मास्टर के टॉम के अंदर घुसने का साहस कर रहा है। उनमें से हर एक को मारना पड़ेगा। और के शुरुआत में हम देखते हैं वो सारे के सारे लोग टॉम के दरवाजा को खोल के टॉम के अंदर घुसने आता। सारे के सारे पब्लिक टॉम के अंदर का सीन देख के हैरान होता है और कहता है ओह माय गॉड, देखो तो टॉम के अंदर कितना ज्यादा ट्रेजर है। इस सारे के सारे ट्रेजर अगर मेरे पास होता तो मेरा साथ पूछता भी बैठ के इससे खत्म नहीं कर पाता। तभी एक एल्डर दूसरे एल्डर से पूछता है जिसके हाथ में कुछ चक्रा टाइप का था। वो कहता है एल्डर हुआंग, आपको क्या लगता है क्या इस टॉम के अंदर कोई भी सीक्रेट ट्रैप है? वो हाथ में जो चक्रा था वो वाला एल्डर कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता इस टॉम के अंदर कोई भी ट्रैप है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस टॉम के अंदर कुछ तो है जो सारे के सारे ट्रैप से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का एक डिसाइपल जिसका नाम लाई है उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए पूछती है तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? उसे देख के एल्डर हैरान होता है और कहता है ओए लड़की, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू यहाँ पर जिस लिए आया है हम भी यहाँ पर उसी लिए आए हैं, इसलिए ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो सारे के सारे गुर्दा फेफड़ा अंदर से बाहर निकाल लूंगा। वो लोग यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के टॉम को लूटने के लिए आए हैं। ये सुन के हेस्टी और लाई का गुस्सा बिल्कुल साथ में आसमान में पहुंच जाता है और वो दोनों एक साथ उनके बॉडी से किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है। इस किलिंग इंटेंट के प्रेशर को फील करके वो जो खड़ा बाल वाला एल्डर था वो सोचता है ये दो लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर हम सब लोग एक साथ इन दोनों के ऊपर हमला नहीं करते तो हम लोग हार जाएंगे। इतना सोच के वो एल्डर सारे के सारे डिसाइपल से कहता है डिसाइपल सब लोग एक साथ इन दोनों लड़की के ऊपर हमला करो। एंड वो सारे के सारे डिसाइपल एक साथ उन दोनों लड़की के हेस्टी और लाई के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हेस्टी और लाई इनसे जरा सा भी नहीं डरता है। हेस्टी आसमान में उड़ने लगता है और उसके पीछे एक फॉर्मेशन बन जाता है जिसका नाम ब्रूस था। जिसके बाद सारे के सारे डिसाइपल जो उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा था उन सारे के सारे डिसाइपल के पैर के नीचे भी एक एक फॉर्मेशन बन जाता है। तभी हेस्टी कहती है ब्लास्ट एंड उसके बॉडी से एक बहुत ही बड़ा डिमोनिक प्रेशर बाहर निकलती है, जिसके बाद जितना भी डिसाइपल के पैर के नीचे वो फॉर्मेशन था उन सारे के सारे डिसाइपल का सिर वही पड़ी ब्लास्ट हो जाती है और सारे के सारे डिसाइपल वही पड़ी मारा जाता है। ये देख के वो खड़ा बाल एल्डर बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, इसका नाम ब्रूस्ट है। ऐसा एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बस एक सेंथ रेलम या फिर उससे भी हायर कल्टीवेशन रेलम आला पर्सन ही क्रिएट कर सकता है। मैंने सोचा नहीं था एक ऐसा छोटा सा टॉम के अंदर मुझे दो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से फाइट करना पड़ेगा। तभी हेस्टी उसके हाथ में कुछ फायर टाइप का एक्टिवेट करके उस एल्डर की तरफ बढ़ जाती है। वो एल्डर उस फायर को देख के सोचता है ये टेक्निक तो वही सुप्रीम डीमन किंग का है। और दोस्तों यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का बात चल रहा है, ये उसी सुप्रीम डीमन किंग का एक अल्टीमेट टेक्निक है। मुझे पता है मैं इस टेक्निक को जरूर रोक लूंगा, लेकिन हेस्टी जब उस फॉर्मेशन को एक्टिव करता है वो एल्डर पूरी तरह से उस फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे मरना नहीं है, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा, प्लीज मुझे मारो मत। लेकिन हेस्टी उसके ऊपर बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाती है, वो कहती है सोल सर्चिंग। एंड हेस्टी के पीछे एक बहुत ही बड़ा आंख खुल जाती है जिस आंख के मदद से हेस्टी उस एल्डर के बॉडी से हर एक एनर्जी के कतरा को सोच लेता है। और दोस्तों मुझे जहां तक लगता है सोल सर्चिंग यूज करके किसी के दिमाग से इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, लेकिन हेस्टी ने तो इस एल्डर के बॉडी से उसके जान के हर एक कतरा को बाहर निकाल लिया है। अभी आखिर में लाई उस एल्डर के ऊपर अखड़े हमला करके उसे जान से मार देती है और कहती है ओहो हो सिस्टर हेस्टी, तुम तो मास्टर के सोल सर्चिंग में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो, क्या तुम मास्टर के रिलम तक जाना चाहते हो? हेस्टी कहती है नहीं, मुझे मास्टर के जितना पावरफुल बनने का जरूरत नहीं है, मैं बस फॉर्मेशन बनाने में इतना ज्यादा पक्का होना चाहती हूँ कि मैं मास्टर को फिर से जिंदा कर सकूं।
फिर वो लोग उस टोम से बाहर निकल जाता है। एसटी जाते हुए कहती है, मुझे उस एल्डर के दिमाग से पता चला है वो सारे के सारे लोग स्कारलेट सनसेट का मेंबर था। मुझे जहां तक लगती है जरूर हम लोग स्कारलेट सनसेट के ऊपर हमला करते तो मास्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो उसी रेस्टोरेंट में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था, बस आधे दिन के अंदर ही मैं कंडीशनिंग रेलम के सेकंड स्टेज में पहुंच जाऊंगा। अगर ऐसा ही चलता रहता है तो मैं 1 महीने के अंदर ही कंडीशनिंग रेलम को पार कर दूंगा। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ, सिस्टम ने मेरे सारे के सारे कल्टीवेशन रेलम को ले लिया है, लेकिन मेरे पास अभी तक वही हायर रेलम के पावर है। इसका मतलब बस मेरा रेलम ही बहुत ज्यादा नीचा है, लेकिन मेरे पास जो पावर है उस पावर के मदद से मैं इस रेलम के किसी भी कल्टीवेटर को हरा सकता हूँ। मतलब इस लोअर रेलम में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे फाइट में हरा सके। इसलिए ऑडियंस, तुम लोगों को ज्यादा मेरे बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर चिंता करना है तो मेरे ओपोनेंट के बारे में चिंता करो। तभी उसे बाहर से कुछ हल्ला गुल्ला का साउंड सुनाई पड़ती है। सब लोग कह रहा था, देखो आसमान में कुछ तो है। वो चीज क्या है? वो तो बहुत ज्यादा अजीब है। ये सारे के सारे हल्ला गुल्ला सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है और उस फैटी से पूछता है, ऐसे फैटी क्या तुम मुझे बता सकता है ऐसे बाहर क्या हो रहा है? फैटी कहता है, असल में बाहर आसमान में एक बहुत ही बड़ा शिप देखा गया है। उतना बड़ा शिप किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, एक बहुत ही बड़ा शिप, क्या ऐसा हो सकता है? फिर वो कहता है, फैटी चलो हम लोग भी बाहर जाके देखते। इस पे फैटी भी हाँ भरता है। कुछ देर बाद हम देखते वो शिप बहुत ही ज्यादा हाँप रहा था। वो कहता है, सीनियर मेरे लिए वेट करो, थोड़ा सा स्लो भागो। और वो मन भी मन सोचता है, मैंने सोचा था सीनियर का कल्टीवेशन रेलम मुझसे थोड़ा सा लो है, इसीलिए सीनियर मुझसे स्लो होगा, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा है, सीनियर मुझसे बहुत ज्यादा फास्ट है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आसमान के तरफ देखता है और उसका नजर उस बड़ा सा शिप के ऊपर पड़ता है। इस शिप को देख के हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता है, इतना बड़ा शिप बस मेरा 20वां डिसाइपल ही बना सकता है। इसके अलावा ऐसा शिप कोई भी इस दुनिया में बना नहीं सकता है। मतलब फाइनली मेरा मुलाकात एक डिसाइपल से हो ही गया। दूसरी तरफ लाई स्कारलेट सनसेट के बिल्कुल सामने आसमान में उड़ रही थी। वो कहती है, ओए स्कारलेट सनसेट के पैट्रियस, माँ का भोंसला जल्द से जल्द बाहर निकाल। तेरा इतना साहस कैसे हुआ कि तू मेरे मास्टर के टोम को लूटने का कोशिश करे? इस क्राइम के लिए मैं तुझे बहुत ही गंदा सजा देने वाली हूँ। आज मैं तेरे कोठीरा लाल करने वाली हूँ। ये जो हल्ला गुल्ला हो रही थी, इससे स्कारलेट सनसेट के सामने बहुत सारा पब्लिक इकट्ठा हो चुका था। सारे के सारे पब्लिक बात कर रहा था, क्या वो लड़की पागल हो चुकी है? उसे पता भी है स्कारलेट सनसेट का जो पैट्रियस है वो लगभग सेंट रेला में पहुंचने वाला है। वो इस लड़की को बड़ी आसानी से मार देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी उन सारे के सारे पब्लिक के अंदर खड़ा था। वो सोचता है, फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं मेरे एक डिसाइपल से मिल ही गया। हम देखते थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर अभी तक नीचे खड़ा होकर उसके डिसाइपल को देखते जा रहा था और सोच रहा था, स्कारलेट सनसेट के साथ मेरा जो मसला हुआ है वो इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं कि मैं स्कारलेट सनसेट को पूरी तरह से दबा कर दूं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है लाई किस वजह से स्कारलेट सनसेट को दबा करने के लिए यहाँ पर आया है। दूसरी तरफ लाई सोच रही थी, अचानक से मास्टर का बॉडी गायब हो चुकी है और स्कारलेट सनसेट भी अचानक से मास्टर के टोन को लूटने का कोशिश किया है। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता है। अगर मैं स्कारलेट सनसेट को हरा देता हूँ तो मुझे मास्टर के बॉडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तभी वहां पर कोई तो आ जाता है जो उसके बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, ओए लड़की तू कौन है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन अगर तू हमारे स्कारलेट सनसेट के कोई भी क्षति पहुंचाने का कोशिश करती है तो मैं तेरा घोड़े लगा दूंगी। उस एल्डर को देख के सारे के सारे पब्लिक बात कर रहा था, ये तो स्कारलेट सनसेट का सुप्रीम एल्डर है। एल्डर कुछ दिन पहले सेंट रेलम के 8 स्टेज को पार किया है। एल्डर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सचमुच के मैं एल्डर को अपने आंखों से लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। तभी सामने से लाई कहती है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। अगर तुझे बात ही करना है तो चुपचाप मेरे हाथ से मर के भगवान को प्यारा हो जा। ये सुन के उस एल्डर को लिटरली बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाती है। वो उसका एक खतरनाक अटैक लाई की तरफ करते हुए कहता है, अब मरो। लेकिन लाई बहुत ही आसानी से उस स्वॉट अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन उस अटैक का पावर बहुत ही ज्यादा था। पीछे जाके जहां पर वो अटैक टकराता है वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वो एल्डर हंसते हुए कहता है, ओए लड़की, बस तू मेरे इतना सही अटैक देख के डर गया? अभी तो मेरे पास बहुत सारा ट्रम्प कार्ड है। वो सारे के सारे ट्रम्प कार्ड से तू बच नहीं पाएगा। तुझे हराने के बाद मैं तुझे वो वाला गुलाम बना लूंगा जिससे वो सब काम कराया जाता है। ये सब कुछ कहने के बाद जब वो एल्डर आंख खोलता है तब वो देखता है लाई ऑलरेडी उसके तरफ एक बहुत ही बड़ा पाम अटैक कर दिया है। इस अटैक को देख के वो एल्डर लिटरली डर जाता है और सोचता है, अगर इस अटैक को रोकने का मैं कोशिश नहीं करता हूँ तो मेरा यही पर ही अंत है। इतना सोच के वो एल्डर उसके बहुत सारा शॉट अटैक उस पाम के ऊपर करता है, लेकिन
कोई भी फायदा नहीं होता है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन वो एल्डर कैसे भी करके खुद को बचा के वहां से भागने का कोशिश करने लगता है। एल्डर को भागते देख के लाई कहती है, होय क्या तू यहाँ से भागने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे परमिशन के अलावा यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता है। इतना कह के लाई एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन को एक्टिव करती है। उसके हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो भी बहुत ज्यादा चकमका रही थी। दूसरी तरफ उस एल्डर को दिखा जाता है जो भागने का कोशिश कर रहा था। वो सोचता है मैं अभी तो उस लड़की से दूर आ चुका हूँ, मुझे लगता है मैं बच जाऊंगा। लेकिन तभी लाई उस एल्डर के तरफ एक खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश चलाता है। वो स्लैश जाके सीधा उस एल्डर के साथ टकराता है और एल्डर धम करके नीचे आके गिरता है। इससे एल्डर का काम खत्म हो जाता है। एल्डर को इतना आसानी से हारते देख के सारे के सारे पब्लिक बात कर रहा था, एल्डर तो सेंथ रिलम के 8 स्टेज में था, क्या एल्डर को हराना इतना ज्यादा आसान है, या फिर वो लड़की इतना ज्यादा पावरफुल है? क्या ये बात बिल्कुल सच है? आज सुप्रीम सनसेट का काम यही पड़ी खत्म है। दूसरी तरफ लाई के सामने तब तक स्कारलेट सनसेट का पैट्रियस उस एल्डर के साथ आ चुका था और वो कहता है, ओए लड़की मैं तुझे पहचानता हूँ, तू तो लाई है, वही सुप्रीम इविल किंग का डिसाइपल, लेकिन तू यहाँ पर किस लिए आया है? तभी लाई कहती है, ओए सुप्रीम सनसेट का पैट्रियस, तूने मेरे मास्टर के टोम से जो जो चीज लूटा है वो सब कुछ मुझे लौटा दे। अगर इस सब कुछ लौटाने से तू इनकार करता है तो यही पड़ी मर जा। इतना कह के लाई उसके स्वॉर्ड से खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश उस पैट्रियस के तरफ चलाता है। पैट्रियस उस स्वॉर्ड स्लैश को देख के उसके हाथ में थोड़ा सा एनर्जी इकट्ठा करता है और हंसते हुए कहता है, ओए लड़की तुझे जरूर लग रहा होगा मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ मैं इस स्कारलेट सनसेट का पैट्रियस यूं ही नहीं बना हूँ। मैं इस स्कारलेट सनसेट का पैट्रियस इसीलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इतना कह के पैट्रियस उसके हाथ से एक एनर्जी का अटैक करता है और उन दोनों का अटैक एक साथ टकराता है और हवा में ही गायब हो जाता है। फिर पैट्रियस कहता है, लड़की आज तूने यहाँ पर सारे के सारे हद को पार कर दिया है, मुझे लगता है आज तुझे थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ लाई बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो कहती है, तुम मुझे सबक सिखाने का बात कर रहे हो, लेकिन अभी मैं सबसे पहले तेरे सेट को तबाह करने वाला हूँ, जिसके बाद मैं देखूंगा तेरा ये सारे के सारे अकर कहाँ रहता है। लाई जब ये बात कह रही थी तभी उसके ऊपर उसका वो हवाई वाहन मतलब कुछ भी हो वो आ जाता है। आने के बाद लाई उसके हाथ से कुछ इशारा करती है और उसके हवाई वाहन से बहुत सारा स्वाट निकल के स्कारलेट सनसेट की तरफ बढ़ने लगता है। जिस सारे के सारे स्वाट को देख के पैट्रियस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके कुछ एनर्जी टाइप का अटैक करके उन सारे के सारे स्वाट को रोकने का कोशिश करता है, जिससे वहां पर बहुत तेज ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद भी कुछ स्वाट बच चुका था जो अभी तक सेट के तरफ बढ़ रहा था। इन सारे के सारे स्वाट को देख के सेट के अंदर जो नॉर्मल डिसाइपल था वो सब डर जाता है और कहता है, यहाँ से भागो, अगर इसमें से एक भी स्वाट हमें आके लगता है तो हमारा काम वही पड़ी तमाम है। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर और उस शेफ को दिखाया जाता है। शेफ भी इन सारे के सारे स्वाट से बहुत ज्यादा डर चुका था। वो कहता है, सीनियर यहाँ से भाग चलो, अगर स्वाट आके लगता है तो मेरा काम खत्म है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अबे छोटे तू डर क्यों रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैं ही हूँ, मेरे रहते तन्नू बाल कोई भी बांका नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ पेट्रियस को दिखाया जाता है। वो कहता है, लड़की आज तूने सारे के सारे हद को पार कर दिया है। इतना कह के पेट्रियस उसका एनर्जी और उसके चारों तरफ जितना भी एल्डर था उन सारे के सारे एल्डर के एनर्जी की मदद से एक बहुत ही बड़ा स्वॉट बनाने लगता है। इस स्वॉट को देख के लाई भी समझ जाती है ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए लाई उसके हाथ में कुछ एनर्जी इकट्ठा करती है और ट्रांसफॉर्म कर जाती है। ट्रांसफॉर्म के नाम पे जस्ट एक बहुत ही सेक्सी ड्रेस पहन ली थी, जिसके बाद उसके चेस्ट और भी ज्यादा देखा जा रहा था, मतलब चेस्ट और भी ज्यादा बड़ा दिख रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर और वो शेफ दूर से ये सब कुछ देख रहा था। वो शेफ कहता है, सच में इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो लड़की और भी ज्यादा खूबसूरत और कूल लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर इस सुन के खुश हो जाता है और कहता है, हाँ कूल तो लग रहा है, और मन भी मन सोचता है डिसाइपल किसका है वो भी तो देखना पड़ेगा। अब आते लाई की तरफ, जो उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बस सेक्स ही नहीं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। उसके दोनों हाथ से दो एनर्जी अटैक उन लोगों के तरफ करता है, जिससे बहुत सारा एल्डर मारा जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के पेट्रियस उसके कुछ टेक्निक को यूज करके लाई को हवा में कुछ जंजीरों के मदद से पकड़ लेता है। लाई अपने आप को फ्री करने का कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को फ्री नहीं कर पाती है। वो सोचती है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गार्ड डाउन करके बहुत ही बड़ा गलती कर दी है। तभी पेट्रियस जो बड़ा सा स्वॉर्ड बनाया था उससे लाई की तरफ अटैक कर देता है। लाई उस स्वॉर्ड को देख के सोचती है, लगती है अभी सब कुछ खत्म होने वाली है। एपिसोड के शुरुआत में उस फ्लाइंग बोट से साउंड आती है,
कौन मेरे सीनियर सिस्टर को मारने का कोशिश कर रहा है। हम देख पाते ये असल में हेस्टी थी, जो उस फ्लाइंग बोर्ड से नीचे आने लगती है और कहती है अगर किसी को भी मेरे सीनियर सिस्टर को मारना है तो मेरे ऊपर से होके जाना पड़ेगा। हेस्टी को देख के पैट्रियस कहता है मैंने सोचा नहीं था आज मेरा मुलाकात उस मॉन्स्टर के दो डिसाइपल के साथ हो जाएगा। लिटिल गर्ल तुझे चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं सबसे पहले इस लाई के काम को खत्म करता हूँ फिर तेरा बारी आएगा। दूसरी तरफ हेस्टी बिल्कुल भी वेट नहीं करती है, वो एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बना के उससे उस स्पिरिचुअल चेन के ऊपर प्रहार करता है, लेकिन उस चेन का बाल भी बांका नहीं होता है। ये देख के हेस्टी बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी पैट्रिया सिबिल स्माइल करते हुए कहता है लिटिल गर्ल तुम्हें क्या लग रहा था तुम तुम्हारे उस पित्तू सी पावर के साथ मेरे हेवनली चेन को तोड़ पाओगे? अब इस लड़की को यहाँ पर मरना पड़ेगा, इस लड़की के मौत को कोई भी टाल नहीं सकता है। ये देख के हेस्टी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ उस स्वाट लाई को लगता उससे पहले लाई के सामने हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, जो बहुत ही आसानी से उस स्वाट अटैक को डिप्लेट करके बहुत ही स्पीड में उस पैट्रियास के तरफ भेज देता है। ये देख के पैट्रियास घबरा जाता है और कहता है मम्मी रे ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो मेरे स्वाट अटैक को डिप्लेट करके दुगना स्पीड में मेरे तरफ भेज दिया है। अगर इस अटैक को मैं डॉच नहीं करता हूँ तो मेरा मौत यहीं पर ही हो जाएगा। लेकिन वो स्वाट आके उसके साथ टकरा जाता है। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। हमारे मेन कैरेक्टर को देख के हेस्टी और लाई दोनों ही हैरान थी। वो दोनों एक साथ कहती है क्या ये सच है? हम अपने आंखों से बिल्कुल सच देख रहे, ये तो हमारा मास्टर है। और वो दोनों ही हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक के हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करता है और कहता है मास्टर बहुत सालों के बाद आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओके 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 सब कुछ ठीक है, सबसे पहले तुम लोग तुम्हारा जो दुश्मन है उससे संभाल लो। इस पे हेस्टी और लाई दोनों ही हाँ भरता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरे उस अटैक के बाद उस बैक्टीरियास का काम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कुछ कारण से बच चुका है, जरूर उसके पास कुछ ना कुछ ट्रम्प कट होगा। दूसरे तरफ उस पैट्रियास को दिखाया जाता है जिसके बॉडी से कुछ येलो कलर का एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस एनर्जी को देख के लाई और हेस्टी कहती है ये तो एम्परर का ब्रीथ है। हम देख पाते हैं उस पैट्रियास के बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी उससे वहां पर एक एम्परर का क्लोन समान हो चुका था। वो क्लोन हेस्टी और लाई से कहता है क्या तुम दोनों लड़की मेरे आदमी को मारने का कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम दोनों को गंदा मत मरना पड़ेगा, यदि तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। ये सुन के हेस्टी और लाई एक साथ कहता है आज ही हमारी कद्दू हमें मास्टर यहाँ पर फाइट करते हुए देख रहा है, हम इस जगह पर कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। दूसरे तरफ हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ में डिवाइन नीडल को समन कर लिया था और वो सोचता है मुझे नहीं लगता ये दोनों लिटिल गर्ल इस एम्परर के क्लोन को संभाल भी पाएगा। और नीचे खड़ा सारे के सारे पब्लिक हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बात कर रहा था, वो लड़का तो बस क्यूआई कंडीशनिंग के सेकंड रिलम में वो कैसे पैट्रियास के अटैक को रोक सकता है, और ऊपर से कोई भी क्यूआई कंडीशनिंग के सेकंड रिलम वाला बंदा हवा में उड़ नहीं सकता है। जरूर वो लड़का उसके कल्टीवेशन रिलम को छुपा रहा है। अब आते उस एम्परर के क्लोन की तरफ, वो कहता है लड़कियों क्या तुम दोनों आत्मसमर्पण नहीं करोगे? अगर ऐसा है तो मरो। इतना कह के वो एक अटैक करने ही वाला था, तभी अचानक से उसके बॉडी का चिथड़े उड़ जाता है। असल में हमारे मेन कैरेक्टर ने उस डिवाइन नीडल से उस एम्परर की तरफ अटैक कर दिया था। इस अटैक को देख के हेस्टी और लाई दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होती है और हैरानी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है मास्टर क्या ये आपने किया? हमारा मेन कैरेक्टर कहता हाँ मैंने किया। असल में बंदा बहुत ज्यादा चपर चपर कर रहा था, मुझे इतना ज्यादा चपर चपर पसंद नहीं है। फिर सोचने लगता है यहाँ से 300 साल पहले जब मैं जिंदा था तब अगर मैं इन एम्परर के क्लान के काम को खत्म कर देता तो मुझे आज इस मुसीबत का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। फिर शिनशिप टोके उस डिवाइन नीडल को दिखाया जाता है जो कहीं पर तो जा रहा था। इसी के साथ शिनशिप टोके पहाड़ के बीचों बीच एक महल का सीन दिखाया जाता है। उसी महल के अंदर उस एम्परर के रियल बॉडी के अंदर उसका होश आता है। असल में हमारे मेन कैरेक्टर ने जिसको मारा था वो बस इस एम्परर का एक क्लोन था। उस एम्परर के होश आने के बाद वो कहता है बस एक क्यूआई कंडीशनिंग के सेकंड रिलम का बंदा मुझे मार देगा, मैंने सोचा नहीं था। तभी उसका नजर उसके सिर के ऊपर घूमता हुआ उस डिवाइन नीडल के ऊपर गिरता है और वो सोचता है ये डिवाइन नीडल यहाँ पर क्या कर रहा है, इसी नीडल से तो मेरा मौत हुआ था। तभी वो नीडल उसके सिर के अंदर घुस जाता है और उसका मौत हो जाता है। यहाँ पर क्या हमें बताया नहीं जाता है। कुछ देर बाद हम देखते उसके सारे के सारे सर्वेंट और उसके करीबी उसके वहां पर आ चुका था। वो सब लोग कह रहा था मास्टर कि आप मर चुके हो, आप मर नहीं सकते हो। तभी उस रूम के डोर खोल के एक बंदा अंदर आता है जो असल में फ्लेम एम्परर था। वो एक सर्वेंट से पूछता है यहाँ पर क्या हुआ है। वो सर्वेंट कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, अचानक से एक नीडल आया मास्टर के सिर में घुसा और मास्टर नीचे चित, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सुन के फ्लेम एम्परर कह रहा है अबे तू कहना क्या चाह रहा है, मुंह से सुपारी निकल के बात कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आगे जाने दे। और वो उस एम्परर के सामने जाके बैठ जाता है, पूछता है एम्परर क्या हुआ? एम्परर कहता है
वो बस एक क्यूआई कंडीशनिंग के बंदा था जिसने मेरा ये हालत किया है। ये कहने के बाद ही उस एम्परर का काम खत्म हो जाता है, लेकिन उस फ्लेम एम्परर को एम्परर का कोई भी बात समझ में नहीं आता है। वो कहता है एम्परर ठीक से बोलो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है। लेकिन एम्परर तो मर चुका है, वो और कैसे बोलेगा। वो फ्लेम एम्परर भी एम्परर के पर्स को चेक करता है और उसे समझ में आ जाता है एम्परर मर चुका है। फ्लेम एम्परर सोचता है जिसने भी एम्परर किंग को मारा है वो कोई भी क्यूआई कंडीशनिंग के सेकंड रिलम का बंदा नहीं हो सकता है, वो जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। मुझे इस सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जिसके सामने हिस्ट्री और लाई झुका हुआ था। हिस्ट्री कहती है मास्टर मुझे माफ कर दो, मैं आपका एक बहुत ज्यादा नाकारा स्टूडेंट हूँ। आपको हमें बचाने के लिए यहाँ पर आपके क्लोन को भेजना पड़ा। ना जाने इस क्लोन को बनाने के लिए आपको आपके कितना ज्यादा एनर्जी को बर्बाद करना करना पड़ा होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम दोनों को इस बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल जिंदा हूँ। ये सुन के हिस्ट्री कहती है क्या मास्टर सचमुच के अब जिंदा हो। लाई हिस्ट्री के कपड़ा खींचते हुए कहती है कोई आके मुझे हिट करो, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्या मास्टर सचमुच के जिंदा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों के पास जाता है और उनके सिर में एक एक टपली मार के कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है, मैं जिंदा हूँ। ये सुन के लाई रोने लगती है और कहती है मास्टर आपको पता है मैं इस 300 सालों के अंदर आपको कितना ज्यादा मिस किया। फिर लाई और हिस्ट्री एक दोनों को हक करके रोने लगती है और कहती है हाँ मास्टर सचमुच के हम आपको बहुत ही ज्यादा मिस किए थे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम से नोटिफिकेशन थे डिंग डिंग आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। पहले डिसाइपल से मिलने के लिए आपके कल्टीवेशन स्पीड को 10 गुना बढ़ा दिया जा रहा है और दूसरे डिसाइपल से मिलने के लिए आपको 100 साल के कल्टीवेशन पावर मिल रहा है, जिससे आप बस आपके डिसाइपल के ऊपर ही यूज कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ में कुछ कल्टीवेशन पावर को इकट्ठा करता है और कहता है सचमुच के मेरा कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर ऐसा ही चलते रहता है तो फ्यूचर में जब मैं मेरे और भी डिसाइपल से मिलूंगा तब मेरा कल्टीवेशन पावर तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। शायद से एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मेरा कल्टीवेशन स्पीड 100 गुना हो जाएगा। फिर वो सिस्टम से पूछता है सिस्टम मुझे ये जो 100 साल का कल्टीवेशन मिला है इस कल्टीवेशन को क्या मैं मेरे डिसाइपल को लट्ठी से मारते हुए और चाबुक से पीटते हुए दे सकता हूँ। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ये हरामी मानुष उसके पास से एक चाबुक को बाहर निकाल देता है और बहुत ही ज्यादा इविल फेस बनाने लगता है। और शुरुआत में हम देखते हेस्टी और लाई हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ के चाबुक देख के हैरान होता है। हेस्टी पूछती है मास्टर आपके हाथ में चाबुक क्या कर रहा है। ये कहता है असल में इससे मैं तुम दोनों को सजा देने वाला हूँ। हिस्ट्री कहती है मगर क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्योंकि तुम दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हो। आज अगर यहाँ पर मैं नहीं आता तो तुम लोग उस पैट्रियास के हाथ से मारा जाते। इस सुनने के बाद ही हिस्ट्री और लाई दोनों के कपड़ा को थोड़ा सा ऊंचा करती है और एक साथ कहती है मास्टर आप हमें सजा दो। इतना सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को कूटने लग जाता है और वो दोनों भी बहुत ज्यादा अजीब और अश्लील अश्लील पोज बनाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे जल्द से जल्द इन दोनों के स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। दूसरी तरफ हिस्ट्री नोटिस करती है मास्टर जब उसके ऊपर बाढ़ कर रहा है तब उसका कल्टीवेशन पावर बढ़ रही है। ये नोटिस करके वो कहती है मास्टर क्या आप कुछ कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अभी बात करने का कोई भी परमिशन नहीं है, इसलिए चुप रहो। ऐसे ही कुछ देर उन दोनों को कूटने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इट्स ओवर और वो दोनों भी बहुत ज्यादा अश्लील पोस्ट बनाते हुए कहती है मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें इतना ज्यादा कल्टीवेशन में मदद करने के लिए। लेकिन उसका तो उन दोनों के बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं था। वो सोचता है मुझे जल्द से जल्द मेरे और भी स्टूडेंट को ढूंढना पड़ेगा, इससे सिस्टम मुझे और भी रिवॉर्ड देगा। इन रिवॉर्ड को यूज करके मैं मेरे कल्टीवेशन स्पीड को और भी ज्यादा बूस्ट कर पाऊंगा। कुछ देर बाद हम देखते हमारा मेन कैरेक्टर उसके डिसाइपल के साथ एक होटल के अंदर ठहरा था। वो सोचता है जब मैं मरा था तब मैं मेरे सारे के सारे डिसाइपल को एक जगह में करके छोड़ा था, लेकिन इन 300 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि मेरे सारे के सारे डिसाइपल बिछड़ चुका है। मुझे जल्द से जल्द मेरे सारे के सारे डिसाइपल को एकजुट करना पड़ेगा। तभी सामने से लाई कहती है मास्टर मैं तो आपसे एक बात बताना भूल ही चुकी थी, असल में सिस्टर तियान बाई वो यून सिटी में है। ये सुनने के बाद ही पीछे से हिस्ट्री कहती है सिस्टर लाई आप क्या कह रहे हो। ये सुनने के बाद ही लाई भी उसके मुंह में हाथ रख लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों के बात सुन के कहता है क्या कोई भी दिक्कत है। मुझे जहाँ तक याद है ताई बाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की है, वो जरूर अब तक सेंट्रल को पार कर चुकी होगी। हिस्ट्री कहती है मास्टर जबकि आप इतना ज्यादा क्यूरियस हो मैं आपको बता देती हूँ। असल में सिस्टर ताई बाई जब हब सेंट्रल को पार किया था तभी वो स्टारलाइट सेट से भिड़ चुकी थी।
उसके बाद उस फाइट का रिजल्ट क्या आया था इस बारे में किसी को भी नहीं पता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है वो सब कुछ तो ठीक है लेकिन अभी ताई बाई कहाँ पर है। हिस्ट्री कहती है मास्टर मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिला है सिस्टर ताई बाई यून सिटी के ताई बाई स्वॉट मैनर में रह रही है। अगर हम लोग अभी यून सिटी में जाते तो सिस्टर ताई बाई के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और कहता है लाई और हिस्ट्री जल्द से जल्द यून सिटी में जाने का इंतजाम करो। इस पे हिस्ट्री और लाई भी हाँ बढ़ता है। इसी के साथ 3 दिन बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके घर में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। वो आंख खोलता है और उसके ऑरा को देखते हुए कहता है बस 3 दिनों के अंदर मैं कल्टीवेशन के 5 रेलाम को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ लेकिन ये स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। मगर हम देख पाते हिस्ट्री और लाई दूर से हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा था। हिस्ट्री कहती है मास्टर का कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा हाई है। मास्टर बस 3 दिन के अंदर कल्टीवेशन के 5 रेलाम को ब्रेक थ्रू कर चुका है। नॉर्मल पब्लिक के लिए एक रेलाम को ब्रेक थ्रू करने में पूरा का पूरा 1 साल का वक्त लगता है। मास्टर टैलेंटेड एज फक है। ये लाई भी कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो कहता है मुझे जल्द से जल्द पावरफुल होने के लिए मेरे और भी स्टूडेंट्स से मिलना पड़ेगा। इसी के साथ हमें 1 दिन बाद एक फ्लाइंग बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हाथ में सिक्का उछलते हुए एक वेटर से पूछता है छोटे मुझे तुझसे कुछ क्वेश्चन करना है, क्या तू जवाब देगा। सिक्का देख के उस वेटर के आंखों में चकाचौंध लग चुकी थी। वो कहती है ऑफ कोर्स। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तो छोटे क्या तुझे स्वॉट विला त्यान बाई स्वॉट विला के बारे में कुछ भी पता है। वो वेटर कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है। यंग मास्टर क्या आप उस स्वॉट विला में बाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर बाइन कंपटीशन के नाम सुन के बहुत हैरान होता है और पूछता है बाइन कंपटीशन ये चीज क्या है। फिर वो वेटर बताना चालू करता है असल में ताई बाई स्वॉट विला के हेड का नाम है मैम ताई बाई। वो स्टारलाइट सेट के साथ जंग लड़ी थी लेकिन उस जंग में बुरी तरह से हारने के बाद वो पूरी तरह से बावड़ा बन चुकी है। वो घर में लेटे लेटे हर दिन बस वाइन पीती रहती है और अच्छे से अच्छा वाइन टेस्ट करने के लिए आए दिन स्वॉट विला के अंदर वाइन कंपटीशन करवाती है। उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए दुनिया भर के वाइन मेकर ताई बाई स्वॉट विला में आता रहता है जिससे मैम ताई बाई को अच्छे से अच्छा वाइन मिल जाता है। मैं क्या बताऊं, पहले तो ताई बाई स्वॉट विला स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्वॉट मास्टर को ट्रेन करने के लिए जाना जाता था लेकिन अभी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उस वेटर की ऐसा बात सुन के लाई गुस्सा हो जाती है और कहती है साला छोटा सा वेटर तू मेरे फोर्थ सिस्टर के बारे में इतना ज्यादा गंदे गंदे बातें कर रहा है, क्या तू मरना चाहता है। लाई के ऐसा गुस्सा देख के वेटर भी डर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लाई को शांत होने के लिए कहता है। लाई भी शांत होती है और कहती है मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं अचानक से बहुत ज्यादा हाइपर हो चुकी थी, मैं क्या करूं। ये छोटा सा वेटर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लाई अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करो। अगर तुम तुम्हारे इमोशन के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो तुम कैसे एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन पाओगे। सीन शिफ्ट होके ताई बाई स्वॉट विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाइन कॉम्पिटिशन चल रहा था। अभी जो टेस्ट ले रहा था वो कहता है नेक्स्ट कौन है। तभी एक हुडी पहना हुआ पर्सन टेबल के ऊपर एक वाइन का बत्तल रखता है। उस बत्तल को देख के सारे पब्लिक बात करने लगता है। इस बॉटल को देख के ही लग रहा है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा टेस्टी वाइन होगा। और वो जो बंदा टेस्ट ले रहा था वो भी उस वाइन के बट्टल को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। हम देख पाते हो हुडी पहना हुआ पर्सन और कोई नहीं, वो असल में हमारा मेन कैरेक्टर था जो फटाक से उस वाइन के बट्टल को उठा लेता है और कहता है ये बस दिखाने के लिए। फिर वो एक छोटे से कटोरी में वाइन डालते हुए कहता है ये वाइन बहुत ज्यादा महंगा है, मैं तुम्हें थोड़ी सी दे रहा हूँ, तुम जाके तुम्हारे ओनर को टेस्ट करवाओ, अगर तुम्हारे ओनर को ये वाइन पसंद आता है फिर जाके हम डील के बारे में बात करेंगे। वो भी उस वाइन के कटोरी को लेता है और सोचता है बस इतू सा वाइन से क्या होगा। लेकिन जब वो उस वाइन का खुशबू सूंघता है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और सोचता है इस वाइन के बस एक घोट के लिए मैं खुशी खुशी मेरी जिंदगी देने के लिए भी तैयार हूँ। तभी सामने से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जब तुम तुम्हारे ओनर को इस वाइन को दोगे तब मेरे लिए क्या तुम तुम्हारे ओनर को 2 वर्ड कह सकते हो। मेरा पहला वर्ड है एक लेडी बहुत ज्यादा अकेला है जो उसके घर में लेट के हर वक्त वाइन पीती रहती है, और मेरा दूसरा वर्ड एक पोएम से है, एक कटोरा वाइन और एक लंबा गाना। वो गाना जितना भी लंबा हो जाए लेकिन वो आसमान से छोटा है। दोस्तों ये एक पोएम का लाइन है जो इंग्लिश से मैं सीधा सीधा हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, इसीलिए ज्यादा मीनिंग नहीं बना रहा है। तभी सामने से वो टेस्ट लेने वाला पर्सन कहता है ओके यंग मास्टर आपके बताया वर्ड को मैं मेरे यंग मिस को बता दूंगा। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। तभी हिस्ट्री और लाई हमारे मेन कैरेक्टर के साथ चिपकते हुए एक साथ कहती है मास्टर हमें और भी थोड़ा सा वाइन चाहिए। और दोस्तों मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों यहाँ पर इतना ज्यादा अश्लील कस्ट्यूम पहन के क्यों आया है। इन दोनों के ऐसा हरकत देख के हमारा मेन कैरेक्टर शर्मा जाता है और कहता है ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर ऐसा हरकत करना बंद करो।
तो सुप्रीम मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नहीं वहां से नहीं, एक लड़की से शुरू होती है जो उसके स्वॉट आर्ट का ट्रेनिंग करी थी। उसी लड़की से थोड़ी दूर एक व्हाइट हेयर लड़की लेटी हुई थी और लेटे लेटे वो वाइन पीते जा रही थी। और दोस्तों इसी लड़की का नाम है ताई बाई। तभी उसके पास वही लड़की आती है जो कुछ देर पहले स्वॉट आर्ट का ट्रेनिंग करी थी। वो कहती है, मास्टर अब कुछ दिनों से लगातार वाइन पीते जा रही है, ये आपके सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ताई बाई कहती है, यंगर तुम नहीं समझोगे, ये बड़े लोगों का दिक्कत है। यंगर कहती है, मास्टर मैं समझती हूँ, आपके मास्टर का डेथ एनिवर्सरी बहुत ज्यादा नजदीक आ रही है, इसी वजह से आप इतना ज्यादा उदास हो और अब दारू पीते जा रही हो। ताई बाई कहती है, हाँ कुछ ऐसा ही है यंगर, अभी मेरे वाइन का वक्त हो चुकी है, इसीलिए तुम जाके ट्रेनिंग करो। इस पे यंगर भी हाँ भरती है। तभी वहाँ पर वो टेस्ट लेने वाला बंदा आ जाता है और कहता है, मैम आज का जो टेस्ट हुआ था उसमें ये वाला वाइन फास्ट आया है। लेकिन ताई बाई उस वाइन को देख के कहती है, बस इतू सा वाइन, इससे मेरा क्या होगा। इतना कह के वो उस इंस्ट्रक्टर के पास आ जाती है और उसके हाथ से उस वाइन को लेके सूंघती है। वाइन का स्मेल सूंघ के वो कहती है, इस वाइन का स्मेल मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है, जैसे कि इससे पहले भी मैं इस वाइन को पी चुकी हूँ। इतना कह के वो उस वाइन को टेस्ट करती है और उसकी आंखों से आंसू निकालने लगती है। वो कहती है, मास्टर इस वाइन को पीने के बाद मुझे आपका याद इतना ज्यादा क्यों आ रही है। तभी वो उस टेस्ट लेने वाला बंदा से पूछती है, मिस्टर हुआंग ये वाइन किस कौन लेके आया है। मिस्टर हुआंग कहता है, वो एक छोटा सा लड़का था, जरूर किसी क्लान का यंग मास्टर होगा, वो बाहर ही वेट कर रहा है और वो मुझसे आपसे दो बात कहने के लिए कहा था, क्या मैं कह सकता हूँ। ताई बाई कहती है, ऑफ कोर्स तुम कहो। मिस्टर हुआंग कहता है, उस लड़के का पहला वर्ड था एक अकेला लेडी, उसके घर में बैठ के हर वक्त वाइन पीते रहती है। ये सुन के ताई बाई के हाथ से वो जो वाइन का बाउल था वो नीचे गिर जाती है और वो घबराते हुए कहती है, ये तो मेरे मास्टर का वर्ड है। फिर वो मिस्टर हुआंग को हिलाने लगती है और पूछती है, उस लड़के का दूसरा वर्ड क्या था। मिस्टर हुआंग बताता है, उस लड़के का दूसरा वर्ड था एक बाउल वाइन और एक बहुत ही लंबा कविता। वो कविता जितना भी बड़ा हो जाए वो कभी भी आसमान से बड़ा नहीं हो सकता है। ये सुन के ताई बाई का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाती है। वो पूछती है, वो लड़का कहाँ पर है। मिस्टर हुआंग कहता है, वो लड़का बाहर वेट कर रहा है। ये सुनने के बाद ही ताई बाई वहां से निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होके हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके पास उसका दो डिसाइपल खड़ा था। तभी लाई कहती है, मास्टर फोर्थ सिस्टर आ चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ लेकिन इस बात के ऊपर ध्यान रखना तुम्हारा फोर्थ सिस्टर हम लोगों को पहचान ना पाए। इस पे लाई भी हाँ भरती है। हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक गधा आला मास्क पहना हुआ था, वो ही करके हंसने लगता है। अभी वहाँ पर ताई बजा जाती है और कहती है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वही हो जो मेरे लिए ड्रिंक भेजा था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता, हाँ मैं वही हूँ। फिर वो मन भी मन सोचता है, जैसा कि सब लोग बात कर रहा था, सच में ताई बाई बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं उसको पहले जितना पावरफुल बना दूंगा। अभी ताई बाई पूछती है, क्या तुम मिस्टर हुआंग को वो दोनों पोएम मुझसे कहने के लिए कहा था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ। तभी ताई बाई फिर से पूछती है, लेकिन तुम उन दोनों पोएम को कैसे जानते हो। ये बात कहते हुए वो उसके बॉडी से क्लिंग एंटेन को रिलीज करने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम्हें वो वाइन और भी ज्यादा चाहिए तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसा बात सुन के ताई बाई सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं इन तीनों को काफी अच्छे से जानती हूँ। और वो पूछती है, तुम तीनों कौन हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले जैसा कि तुमने वादा किया था तुम हमारे साथ वाइन एक्सचेंज कर लो। ये सुन के ताई बाई भी कहती है, ओके ठीक है, तुम इस वाइन के बदले में क्या चाहते हो मुझे जल्द से जल्द बताओ। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर डेविल फेस बना लेता है और कहता है, तुम एक स्वॉट कल्टीवेटर हो और मैं भी, इसीलिए मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ जिससे मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि मुझे पता है मेरा कल्टीवेशन पावर तुमसे बहुत ज्यादा लो है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। ताई बाई कहती है, अगर तुम यही चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं मेरे प्रॉमिस को निभाऊंगा। कुछ देर बाद हम देखते वो दोनों एरिना के अंदर खड़ा था। ताई बाई कहती है, जबकि तुम मुझसे कमजोर हो, मैं सबसे पहले बाढ़ करने का मौका तुमको देता हूँ। कि हमारा मेन कैरेक्टर मन भी मन हंसने लगता है और सोचता है, जबकि अभी मेरा कल्टीवेशन रेलम बहुत ज्यादा लो है, मैं मेरे इस कल्टीवेशन रेलम के साथ अगर ताई बाई को हरा देता हूँ तो ताई बाई का सारे के सारे अकर
टूट के बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा और वो फिर से स्ट्रांग होने के ऊपर ध्यान देगा। इस गर्मा गर्मी के माहौल को देख के हेस्टी और लाई एक दूसरे से चिपकते हुए कहती है मास्टर और फोर्थ सिस्टर के बीच फाइट होने वाला है। इस फाइट का रिजल्ट क्या आएगा यही सोच सोच के मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो पहले मौका पाके एक स्वॉट इंटेंट का अटैक ताई बाई की तरफ कर देता है। ताई बाई उन सारे के सारे स्वॉट इंटेंट को डॉज करते हुए सोचता है ये अटैक पावरफुल है लेकिन मेरे लिए एक कुछ भी नहीं है। ये लड़का बहुत ज्यादा इंप्रेसिव पावर को होल्ड करता है लेकिन मेरे सामने उसके पावर का कोई भी औकात नहीं है। यही बात कहते हुए वो हमारे मेन कैरेक्टर के हर एक अटैक को डॉज कर लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से झुक के एक अटैक के पोस्ट में आता है। हमारे मेन कैरेक्टर की उस पोस्ट को देख के ताई बाई कहती है जरूर वो लड़का लेफ्ट साइड से आएगा और वो लेफ्ट साइड में हमला करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह से गायब होके ताई बाई के पीछे आ जाता है और अचानक से एक शॉर्ट अटैक करता है। ताई बाई बड़े ही मुश्किल से उस अटैक को रोकता है लेकिन तब तक हमारा मेन कैरेक्टर उससे दूर हो चुका था और वो कहता है तुम कभी भी मुझे देख नहीं पाओगे, मेरा स्पीड बहुत ही ज्यादा है। इतना कह के हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो जाता है और गायब होके कुछ शॉर्ट इंटेंट का अटैक ताई बाई की तरफ कर देती है। ताई बाई उन सारे के सारे अटैक को देख के कहती है इम्पॉसिबल। तभी उस सारे के सारे अटैक उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और वहां पर एक बहुत ही तेज ब्लास्ट होती है। फटने के बाद हम देख पाते ताई बाई घुटनों में आ चुकी थी। तभी सामने से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं जितना तुम्हें पावरफुल सोच रहा था तुम उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो, तुम तो बिल्कुल नल्ला हो। और दूर से हेस्टी और लाई भी इस फाइट को देख रही थी। मैं देख हेस्टी कहती है मैं सीधा सीधा देख पा रही हूँ फोर्थ सिस्टर इस फर्स्ट राउंड को हार चुकी है। लाई कहती है हाँ क्योंकि ये हमारा मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ ताई बाई को दिखा जाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो कहती है मुझे तुम्हारा सारे के सारे चीप टेक्निक समझ में आ चुकी है, अब तुम मेरे अल्टीमेट टेक्निक का स्वाद चखोगे। अब मैं देखता हूँ तुम्हें मेरे इस अटैक से कौन बचाता है। इतना कह के वो उसके एक अल्टीमेट अटैक को प्रिपेयर करने लगती है जिसका नाम था द पेन ऑफ गॉड। ताई बाई के उस अटैक को देख के हिस्ट्री कहती है ये तो फोर्थ सिस्टर के सिग्नेचर मूव है, क्या मास्टर इस अटैक को रोक पाएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है क्या हमारा मेन कैरेक्टर ताई बाई के उस अल्टीमेट अटैक द पेन ऑफ गॉड को रोक पाएगा। इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा क्योंकि यही बड़ी हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कॉमेंट भी। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।